हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास गृहदाह का दूसरा भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। सुरेश के बदन में एक ओर जितनी ही ज्यादा ताकत थी, दूसरी ओर उतना ही कोमल था उसका मन, उतना ही स्नेहशील। जाने अनजाने किसी के भी दुख कष्ट की बात सुनकर उसे रोना आता। छुटपन में वह एक मच्छर मक्खी तक को नहीं मार सकता था। जैनियों की देखा देखी ही कितनी बार जेब में चीनी सूजी लिए स्कूल से गैर हाजिर हो पेड़ों तले घूम घूम कर चींटियों को खिलाया करता था। मांस मछली खाना उसने कितनी बार छोड़ा और पकड़ा, इसका हिसाब नहीं। जिसे चाहता उसके लिए कैसे क्या करे सोच नहीं पाता। स्कूल में अपने दर्जे में महिम सबसे अच्छा लड़का था, लेकिन उसके बदन पर फटे चिटे कपड़े, पैरों का जूता फटा पुराना, दुबला शरीर, सूखा चेहरा, यही सब देख सुनकर सुरेश पहले उसकी ओर आकृष्ट हुआ था और थोड़े ही दिनों में दोनों का यह आकर्षण बाढ़ के पानी की तरह इतना बढ़ उठा कि विद्यालय भर के लड़कों की चर्चा का विषय बन बैठा। महिम को छात्रवृत्ति मिली थी और उन्हीं 4 रुपयों के भरोसे वह कलकत्ते आया तथा गांव के एक मोदी की दुकान में रहकर स्कूल में दाखिल हुआ। तभी से सुरेश ने दोस्त को अपने घर लाने की हर कोशिश की, मगर उसे हरगिज राजी न कर सका। वहीं रहकर कभी भूखा कभी अधपेटा रहकर महिम ने एंट्रेंस पास किया। बाद की घटना पहले ही बताई जा चुकी है। उस दिन से हफ्ता भर महिम से भेंट न हो सकने के कारण सुरेश उसके डेरे पर गया। किसी त्योहार के कारण आज स्कूल कॉलेज बंद थे। वहां जाने पर पता चला महिम सुबह ही जो निकला है सो अभी तक नहीं लौटा। सुरेश को संदेह नहीं रहा कि वह छुट्टी का दिन बिताने के लिए पटलडांगा के केदार मुखर्जी के यहाँ ही गया है। जो बेहया दोस्त अशैशव मिताई की सारी मर्यादा की एक मामूली औरत के मुंह में विसर्जित कर 7 दिन भी धीरज नहीं रख सका, दौड़ा गया। पलक मारते उसके खिलाफ विद्वेष की आग अचानक आग लग जाने से उसके जी में जल उठी। उसने जरा देर भी विचार न किया, गाड़ी पर बैठ गया और कोचवान को सीधे पटलडांगा चलने को कहा। मन ही मन कहने लगा, अरे बेहया, अरे एहसान फरामोश, अपना जो प्राण इस औरत को सौंप कर तू धन्य हो गया है, तेरा वह प्राण रहता कहाँ। अपने प्राण की कतई परवाह न करके जिसने तेरे प्राण को 2-2 बार बचाया, उसका क्या जरा भी सम्मान नहीं रखना था। केदार मुखर्जी के घर वाली गली सुरेश को मालूम थी। थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही गाड़ी ठीक जगह पर पहुंच गई। उतरकर सुरेश ने बैरे से पूछा और सीधे ऊपर की बैठक में जा पहुंचा। फर्श पर बिछाई गई गद्दी और तकिए के सहारे से लेटे हुए एक बूढ़े से सज्जन अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने उसकी तरफ ताका। नमस्कार करके सुरेश ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम सुरेश बंदोपाध्याय है। मैं महिम के बचपन का साथी हूँ। बूढ़े ने नमस्ते किया। चश्मे को मोड़ कर रखते हुए बोले, बैठिए। सुरेश बैठ गया। बोला, महिम के डेरे पर गया तो पता चला वह यही है, सो सोचा इसी बहाने आपसे भी परिचित हो लूं। बूढ़े ने कहा, मेरा परम सौभाग्य कि आप पधारे, लेकिन महिम 10-12 दिनों से इधर नहीं आए। आज सुबह हम लोग सोच रहे थे, जाने किस हाल में हैं वे। सुरेश मन ही मन जरा चकित होकर बोला, लेकिन उनके डेरे पर तो बताया। बूढ़े ने बात को काट कर कहा, और कहीं गए हों शायद। खैर, वे अच्छे हैं, सुनकर राहत मिली। आते आते राह में सुरेश ने जो उद्धत संकल्प किया था, बूढ़े के सामने आकर उसे दृढ़ न रख सका। उनके शांत मुखड़े की धीर मृदु बातों ने उसके मन की आंच को शीतल कर दिया। फिर भी वह अपने कर्तव्य को भी ना भूला।
मन ही मन यह कहकर वह अपने को उत्तेजित करने लगा कि ये कितने ही भले क्यों ना हो, हैं तो ब्रह्म ही, लिहाजा इनका सारा शिष्टाचार ही बनावटी है। ये अबोधों को इसी तरह से फुसलाकर अपना उल्लू सीधा किया करते हैं। सो इन शिकारियों के सामने हथियार डालकर काम को भुलाने से नहीं चल सकता। जैसे भी हो, इनके जबड़े से दोस्त को निकालना ही पड़ेगा। उसने अब काम की बात शुरू की, बोला, महिम मेरा बचपन का साथी है, ऐसा दूसरा दोस्त नहीं मेरा। अगर इजाजत दें तो उसके बारे में आपसे दो एक बात करूं। बूढ़े ने हंसकर कहा, बखूबी, मैंने उनसे आपका नाम सुना है। सुरेश ने पूछा, महिम से आपकी लड़की की शादी तय हो गई क्या? उन्होंने कहा, तय ही समझिए। सुरेश ने कहा, लेकिन महिम तो ब्रह्म समाजी नहीं है, फिर भी ब्याह करेंगे आप? बूढ़े चुप हो रहे। सुरेश ने कहा, खैर बात अभी छोड़िए, परंतु उसकी अवस्था कैसी है? बीवी बच्चों के गुजर बसर की सामर्थ्य है या नहीं? गांव में विरोधी हिंदू समाज के बीच कच्चे घर में आपकी लड़की रह सकेगी या नहीं? और कहीं ना रह सके तो महिम क्या करेगा? यह सब सोच देखा है आपने? बूढ़े केदार मुखर्जी उठ बैठे, बोले, नहीं तो, मैंने तो यह सब सुना नहीं। महिम ने कभी तो यह सब नहीं कहा। सुरेश बोला, लेकिन मैंने यह सब सोचा है, महिम से कहा है, और वही अप्रिय प्रसंग उठाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ आज। अपनी लड़की की आप सोचें, अगर मेरे परम मित्र जो ऐसी जिम्मेदारी कंधे पर उठाकर बेहद बोझ से सदा अधमुए से रहेंगे, यह तो मैं हरगिज न होने दूंगा। केदार बाबू का चेहरा फक हो गया, बोले, आप कह क्या रहे हैं सुरेश बाबू? पिताजी, 17-18 साल की एक लड़की अचानक कमरे में आकर पिता के पास किसी अनजाने युवक को बैठा देख ठक रह गई। केदार मुखर्जी ने कहा, कौन? अचला? आओ बिटिया, बैठो। शर्म कैसी, ये अपने महिम के गहरे मित्र हैं। वह लड़की आगे बढ़ गई, हाथ उठाकर सुरेश को नमस्ते किया। सुरेश ने देखा, चमकता सांवला रंग, छरहरा बदन, गाल, ठोड़ी, कपाल, सारे मुख की बनावट ही बहुत अच्छी और सुकुमार। आंखों की निगाह में जरा स्थिर बुद्धि की आभा। नमस्ते करके वह करीब ही बैठ गई। उसको देखकर सुरेश मुग्ध हो गया। उसके पिता बोले, महिम के बारे में सुना तुमने? हम सोच रहे थे वह आ क्यों नहीं रहा है। सुन लो, परम बंधु हैं उसके, तभी तो ये आए, नहीं तो क्या होता, कहो तो। किसे पता था कि वह ऐसा विश्वासघाती है, इतना बड़ा मक्कार। गांव में उसका महज एक फूस का घर है, वह तुम्हें खिलाएगा क्या? उसे तो खुद ही खाने कपड़े का ठिकाना नहीं। ओह, कितना खतरनाक! ऐसे आदमी के मन में भी इतना जहर था। सुनकर अचला का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन न जाने किसने सुरेश के मुंह पर कालिख पोत दी। वह उस लड़की की ओर अवाक देखता हुआ काठ के पुतले सा बैठा रह गया। सुरेश को लगा कि उसका निष्ठुर सत्य अचला के कलेजे में गहरा बिंध गया, लेकिन पिता ने उसका ख्याल तक न किया, बल्कि बेटी को ही इशारा करके कहने लगे, सुरेश बाबू, आप सच्चे मित्र का कर्तव्य करने आए हैं। हम जिससे भ्रम में भी इस पर अविश्वास न करें। यह कठोर हो, अप्रिय हो, पर सच्चा प्रेम यही है। माँ जब बीमार बच्चे को खाना नहीं देती तो क्या वह उसे बेरहम नहीं लगती? लेकिन फिर तो उसे वह काम करना ही पड़ता है। सच कह रहा हूँ सुरेश बाबू, महिम हमारे ऊपर ऐसा जुल्म कर सकते हैं, यह हमने स्वप्न में भी ना सोचा था। 2 साल पहले उनके बात व्यवहार से मुग्ध होकर मैंने खुद ही घर बुलाकर अचला से उनका परिचय कराया। उसका यही बदला। उफ, इतनी बड़ी प्रवंचना अपने जीवन में मैंने नहीं देखी। अंदर के आवेग से खड़े होकर केदार बाबू कमरे में पायचारी करने लगे। सुरेश और अचला सिर झुकाए चुप बैठे रहे। केदार बाबू सहसा ठिठक कर बोल उठे, नहीं बिटिया, यह नहीं होने का, हरगिज नहीं। सुरेश बाबू, आप जैसे सबसे ऊपर कर्तव्य को ही रखकर मित्र का काम करने आए हैं, वैसे
मैं भी कर्तव्य को ही सामने रखकर पिता का काम करूँगा। अचला से महिम का संबंध जितना आगे बढ़ गया है, ऐसे में बिना सबूत के अगर उसके लिए घर का दरवाज़ा बंद कर दें, तो ठीक नहीं होगा। इसलिए ज़रा सबूत चाहिए। आप यह ना सोचें, सुरेश बाबू, कि आपकी बात पर हमने यकीन नहीं किया, लेकिन यह भी अपना कर्तव्य है। क्यों बिटिया, सबूत लेना ठीक है या नहीं? दोनों ही चुप बैठे रहे। उचित, अनुचित कोई राय किसी ने जाहिर नहीं की। जरा देर रुककर केदार बाबू ही बोले, लेकिन सबूत का भार आप पर ही रहा सुरेश बाबू। महिम की माली हालत की बात तो दूर रही, उसका घर किस गांव में है हम यह तक नहीं जानते। इतने में बैरी ने खबर दी, नीचे विकास बाबू खड़े हैं। यह सुनकर केदार बाबू सूख से गए। बोले, आज तो उनके आने की बात ना थी। अच्छा, कहो उनसे मैं आ रहा हूँ। पलट कर बोले, मुझे 5-1 मिनट के लिए माफ करना होगा सुरेश बाबू, मैं इस आदमी को रुखसत कर आऊं। जब आ गया है तो मिले बिना तो जाएगा नहीं। बिटिया अचला, सुरेश बाबू को अपना परम हितैषी समझना, जो जानना चाहो इनसे जान लो। मैं अभी आया, कहकर वे नीचे उतर गए। एक दूसरे को देखकर दोनों ने सिर झुका लिया। जरा देर चुप रहकर सुरेश ने धीरे धीरे कहा, मैं महिम का छुटपन का साथी हूँ, लेकिन उसके व्यवहार से आप लोगों के सामने मेरा सिर नीचा हो गया है। अचला ने धीमे से कहा, इसके लिए आपको लज्जित होने का कोई कारण नहीं। सुरेश बोला, कहती क्या हैं आप? उसकी इस मक्कारी से, ऐसे पाखंड व्यवहार से दोस्त के नाते मैं शर्मिंदा ना हूँ तो कौन हो? कहिए। लेकिन तभी तो मुझे सोचना चाहिए था कि जब तुमने मुझी से शुरू से आखिर तक छिपाया, तब इसके अंदर जरूर कोई गड़बड़ है। अचला ने कहा, असल में हम ब्रह्म समाजी हैं। आप इस समाज के किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, शायद इसलिए उन्होंने आपसे जिक्र ना किया हो। बात सुरेश को अच्छी ना लगी। अचला उसी के सामने महिम का दोष काटना चाहेगी, यह उसने नहीं सोचा था। सूखे कंठ से पूछा, यह बात आपने महिम से सुनी होगी शायद। अचला ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, उन्होंने ही कहा था। सुरेश ने कहा, देखता हूँ मेरे दोष को कहना वह भूला नहीं। अचला जरा फीका हंसकर बोली, यह दोष की क्या बात है? हर आदमी की प्रवृत्ति एक नहीं होती। जो लोग आप लोगों से नाता तोड़कर चले गए हैं, वे अगर आपको अच्छे ना लगे, तो इसमें मैं कोई दोष नहीं मानती। यह बात सुरेश के मन लायक थी। कहीं और सुनकर वह शायद उछल बैठता, लेकिन इस मितभाषिणी ब्रह्म युवती के मुंह से ब्रह्म समाज पर अपनी वितृष्णा की बात सुनकर आज उसमें जरा भी आनंद का उदय नहीं हुआ। वास्तव में इस दलबंदी की मीमांसा सुनने के लिए उसने बात कही भी न थी, बल्कि जवाब में यह सुनना चाहा था कि उसने महिम से उसके सद्गुण का और विवरण सुना है या नहीं। अचला शायद उसकी इस गोपन अभिलाषा को ताड़ नहीं सकी, इसलिए सवाल का सीधा जवाब देकर ही वह चुप हो गई। सुरेश कुढ़कर बोला, आप लोगों से मुझे सामाजिक चिढ़ है या नहीं, यह चर्चा महिम करे, लेकिन उस पर मुझे जरा भी विद्वेष नहीं है। यह आप मुझसे सुनकर भी अविश्वास ना करें। फिर भी शायद मैं आपके घर की बात करने यहाँ नहीं आता, अगर उस दिन वह मुझसे सच्ची बात नहीं छिपाता। सुरेश के मुंह पर स्थिर दृष्टि रखकर अचला ने कहा, लेकिन झूठ तो वे नहीं बोलते। अब की सुरेश सचमुच ही अचरज से हतबुद्धि हो गया। एक औरत के मुंह से ऐसा शांत लेकिन दृढ़ प्रतिवाद भी निकल सकता है, जरा देर वह सोच ही ना सका। लेकिन जरा ही देर के लिए जीवन में उसने संयम नहीं सीखा। सो दूसरे ही क्षण रूखे स्वर में बोल उठा, मुझे माफ करें, वह मेरा बाल्य बंधु है। मैं उसे आपसे कुछ कम नहीं जानता। अपने को यहाँ फंसा कर साफ इनकार करने को मैं सत्यवादिता नहीं कह सकता। अचला ने वैसे ही शांत स्वर में कहा, उन्होंने खुद तो अपने को यहाँ नहीं फंसाया। सुरेश ने कहा,
आपके पिताजी ने तो यही कहा। इसके सिवा अपनी गई बीती हालत को आप लोगों से छिपाने को भी सत्यप्रियता नहीं कह सकते। बाल बच्चों के भरण पोषण की असमर्थता औरों से ना सही, आपसे तो खोलकर कहना चाहिए था। अचला चुप रही। सुरेश कहने लगा, आप जो उसकी भूल को ढकने की इतनी कोशिश कर रही हैं, आप ही बताएं भला, सारी बातें पहले मालूम हो जाती तो उसे इतनी छूट आप दे सकती? अचला चुप ही रही। उससे कोई जवाब ना पाकर सुरेश और भी जोश में आकर कहने लगा, उसने मेरे सामने साफ कबूल किया कि कलकत्ते में आपको रखने की ना तो उसे जरूरत है ना इरादा। अपने उस छोटे से गांव में बिल्कुल विरोधी हिंदू समाज में एक कच्चे घर में आपको रखेगा। यह बात क्या उसे आपसे बता नहीं देनी चाहिए थी? इतना दुख उठाने को आप तैयार हैं या नहीं, यह पूछना भी क्या उसने जरूरी नहीं समझा? उसने आंखें उठाई, देखा अचला चिंतित सी सिर झुकाए बैठी है। जवाब न मिलने पर भी सुरेश समझ गया कि उसकी बात ने असर किया है। बोला, देखिए, आपसे इस समय मैं सच ही कहूंगा। आज मैं सिर्फ अपने मित्र को बचाने का ही संकल्प लेकर आया था। वह किसी आफत में ना पड़े, यही अपना उद्देश्य था। लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ कि उसके बजाय आपको बचाना ही मेरा कहीं बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि उसकी मुसीबत है मोल ली हुई, मगर आप अंधेरे में कूद रही हैं। अभी-अभी जब आपके पिताजी सबूत की जिम्मेदारी मुझी पर सौंप रहे थे, तो जी में आया था कि यह भार मैं ना लूंगा, परंतु अब देखता हूँ कि यह भार मुझे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्याय होगा। अचला बोली, लेकिन सुनकर वे क्या दुखी ना होंगे? सुरेश बोला, मगर कोई उपाय नहीं है। जिसने पाखंडी की नाई आपसे इतनी बड़ी प्रवंचना की है, मित्र होते हुए भी उसकी फिक्र करने की मैं जरूरत नहीं समझता। मगर मुसीबत तो यह है कि मैं उसके गांव का नाम भी नहीं जानता। किसी तरकीब से यदि वह जान पाया आज, तो सुबह ही वहां जाऊंगा और सारे सबूत आपके पिताजी को देकर मित्र के पाप का प्रायश्चित करूंगा। अचला ने कहा, लेकिन इतनी तकलीफ आप क्यों उठाएं? पिताजी से कहिए अपने किसी विश्वासी आदमी को भेजकर सब पता कर लें। 24 परगने का राजपुर ग्राम कौन ज्यादा दूर है? सुरेश ने अचरज से कहा, राजपुर? गांव का नाम तो आप जानती हैं, देख रहा हूँ और भी कुछ मालूम है। अचला ने सहज भाव से कहा, आपने जो कुछ कहा मैं भी उतना ही जानती हूँ। राजपुर के उत्तर टोले में मिट्टी का एक घर है, अंदर 3 एक कमरे, बाहर चंडी मंडप, उसी में गांव की पाठशाला बैठती है। सुरेश ने पूछा, उसकी पारिवारिक अवस्था? अचला बोली, उसके बारे में भी आपने जो कहा वही, नाम को जायदाद है, किसी तरह दुख कष्ट से रोटी भर चल जाती है। सुरेश ने कहा, तब तो आप सब जानती हैं, देखता हूँ। अचला बोली, इतना ही जानती हूँ, एक दिन इतना ही उनसे पूछा था, और आप तो जानते हैं वे कभी झूठ नहीं कहते। सारा चेहरा स्याह करके सुरेश बोला, जब सारा कुछ मालूम ही है, फिर तो आप लोगों को सचेत करने के लिए मेरा आना बड़ा वैसा हुआ। देख रहा हूँ उसने आपको धोखा नहीं देना चाहा। अचला ने कहा, मुझे कुछ कुछ मालूम है, मगर आप तो मुझे बताने को आए नहीं हैं। जिन्हें बताने आए हैं, अभी तक वे कुछ भी नहीं जानते। आप कहें तो मैं जितना भर जानती हूँ पिताजी को बता दूं? सुरेश ने उदास होकर कहा, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे महिम को सब कुछ बताकर उससे माफी मांगनी होगी, तब मुझे कहीं चैन मिलेगा। अचला ने पूछा, इसकी भी कोई जरूरत है क्या? सुरेश फिर उत्तेजित हो उठा, बोला, जरूरत नहीं है? अनजाने उस पर जो झूठी तोहमत मैंने लगाई है, यह मेरा कितना बड़ा अपराध है, यह क्या आपने नहीं समझा? उसे मक्कार, झूठा कुछ भी कहना ना छोड़ा। ये बातें उसके आगे कबूल किए बिना त्राण कैसे मिलेगा? अचला जरा देर चुप रहकर धीरे धीरे बोली, बल्कि मेरा कहा मानिए, इसकी कोई जरूरत नहीं सुरेश बाबू। मन ही मन माफी मांगने के बजाय जाहिर में माफी मांगना ही बड़ी चीज है, यह मैं नहीं मानती।
सुनते ही जब उन्हें पीड़ा पहुंचेगी तो बताने से क्या लाभ। मैं बल्कि पिताजी को भी मना कर दूंगी कि वे आपकी बात उन्हें ना बताएं। सुरेश ने कहा, अच्छा। कुछ देर चुपचाप अचला की ओर देखते रहकर बोला, मैं एक बात बराबर गौर करता आ रहा हूँ कि आपकी कोशिश यही है कि महिम को किसी भी वजह से चोट ना पहुँचे। खैर, वही सही। मैं उससे कुछ भी ना कहूँगा। उसके बारे में आज मेरे मन में जितनी बातें आई, वह भी नहीं कहना चाहता। पर एक बात आपसे कहे बिना मैं हरगिज़ नहीं जा सकता। अचला ने स्निग्ध दृष्टि से देखकर कहा, ठीक है, कहिए। सुरेश बोला, उससे माफ़ी ना मांग पाया, पर आपसे मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ करें। कहकर उसने हाथ जोड़ लिए। छी छी, यह क्या कर रहे हैं आप? कहकर अचला ने उसके हाथ पकड़ लिए और झट उन्हें छोड़कर कहा, यह कैसा अन्याय, कहिए तो। कहते कहते उसका चेहरा शर्म से तमतमा उठा। सुरेश के सारे बदन के रोए खड़े हो आए। इस अनोखे स्पर्श, सलज्ज मुख की अनूठी लाल आभा ने लम्हे भर में उसे एक बारगी बेबस बना दिया। वह नजर झुकाए कुछ क्षण स्तब्ध होकर इसे देखते रहकर धीरे धीरे बोला, नहीं, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि अपने हजारों अन्यायों में अगर कोई वाजिब काम हुआ है तो वह वही है। आप क्षमा कर दें तो मेरे मन का सारा क्षोभ धुल जाएगा। अचला कातर होकर बोली, आप ऐसी बातें हरगिज ना कहें, जिन्हें आपने दो दो बार मौत के मुंह से निकाला है। सुरेश ने बात काट कर कहा, यह भी सुना है आपने? अचला ने कहा, सुना है। आपसे बड़ा हितैषी उनका है कौन? सुरेश ने कहा, नहीं, शायद आपके सिवा और कोई नहीं, और इसी नाते से हम दोनों। अचला के चेहरे पर तनिक ललाई दौड़ गई। वह बोली, हाँ, बंधु हुए। आपने इन्हें मौत के करीब से खींच लिया है, इसलिए उनके लिए आपकी किसी भी बात को मैं अन्याय नहीं सोच सकती। आप मन में कोई क्षोभ, कोई लज्जा ना रखें। क्षमा शब्द के उच्चारण से अगर आपको संतोष हो तो मैं यह कहने को भी तैयार थी, बशर्ते कि मेरी जबान पर यह अटकता नहीं। सुरेश आगे बोला, खैर, जरूरत नहीं। फिर सुरेश उठ खड़ा हुआ। आपके पिताजी से भेंट नहीं हुई, वे शायद समझ गए। हो सकता है महिम के साथ कभी आ जाऊं। नमस्ते। अचला ने हल्का हंसकर कहा, नमस्ते। लेकिन उनके साथ ही आना होगा, इसके तो कोई मानी नहीं। सुरेश ने पूछा, सच कह रही हैं? अचला बोली, सच। सुरेश बोला, मेरी खुशकिस्मती। कहकर सुरेश ने फिर एक बार नमस्कार किया और चला गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग, कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।